मैं पिछले 9 सालों से रेलवे गेटमैन की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बार एक ऐसी घटना का सामना किया था जिसको मैं कभी नहीं याद करना चाहूँगा। वैसे तो मैं अपना नाम या फिर किसी जगह के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी जगह के बारे में जानकर लोग डरें। लेकिन मैं अपने साथ घटी इस सच्ची घटना के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। तो बात 9 साल पहले की है। मेरी एक नई जगह पे पोस्टिंग हुई थी और वहाँ पर मुझे नाइट शिफ्ट करनी थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि रेलवे गेटमैन की नौकरी कितनी जिम्मेदारी भरी होती है, और सोना और आराम करना हमारे पैसे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर घंटे ट्रेन्स आती हैं और हमें फाटक बंद करना होता है। यही नहीं, रेलवे की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होती है। शुरू में ज्वाइनिंग के टाइम मुझे काफ़ी डर लगता था कि मैं कैसे सब मैनेज करूँगा, लेकिन मेरी तरह एक डे शिफ्ट करने वाला भी था, जो कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। हालांकि 1 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए ज्वाइन करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, और धीरे धीरे सब कुछ मैं सीख गया और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, या फिर ये कहूँ कि हम लोग एकदम भाई के जैसे रहते थे। उस दिन शाम के 7 बजे थे। मेरे दोस्त ने डे की शिफ्ट पूरी कर ली थी। मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लिए आ गया था। वो क्वार्टर जाने के लिए बैग अपना रेडी कर चुका था और मैं अपनी नाइट ड्यूटी शुरू करने जा रहा था। डे शिफ्ट करने वाले मेरे दोस्त ने कहा, चल अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना या फिर बगल वाली चौकी पर कॉल कर लेना। मैंने कहा ठीक है, सुबह मिलते हैं। वो रोज़ की तरह डे की शिफ्ट पूरी करके चला गया था और मैं अब अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार था। वो रेलवे चौकी जहाँ पर थी वहाँ पर उस टाइम बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, मतलब कि ज़्यादा दुकानें वहाँ पर नहीं थी, जैसे कि चाय और सब्जियों की दुकानें थी, लेकिन शाम के 7-8 बजे के बाद वो भी बंद हो जाती थी और 9 बजे तक एकदम वहाँ पर सन्नाटा हो जाता था, और 11-12 बजे तक सिर्फ कुछ इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ होती थी। कोई भी गाड़ी आए या ना आए, लेकिन हमारी ड्यूटी थी फाटक को बंद करना और खोलना, जो कि पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से हमको काम करना था। नाइट शिफ्ट करते करते रात के 10 बज चुके थे और एक ट्रेन जाने के बाद मैंने अपना खाना पीना खाया और खाना खाकर मैं फिर से ड्यूटी करने लगा। और उस रात काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, मतलब कि वो गर्मियों का टाइम ही चल रहा था, लेकिन उस कमरे में कुछ ज़्यादा ही उमस हो रही थी। तो मैं कमरे के बाहर ही टहलता था और जैसे ही कोई लैंडलाइन पर फ़ोन आता था तो मैं जवाब दे देता था, या फिर कुछ पूछना होता था तो मैं लैंडलाइन से ही कॉल कर लेता था। ड्यूटी करते करते रात के करीब 1 बज चुके थे। मैं उस कमरे के बाहर यानी चौकी के बाहर ही टहल रहा था और तभी लैंडलाइन पर फ़ोन आता है और फ़ोन पर मुझे सूचना मिलती है कि 15 से 20 मिनट में ट्रेन आने वाली है, और लैंडलाइन पर ही मैंने अगली चौकी पर भी इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था और अब मैंने फाटक भी बंद कर दिया था। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ट्रेन आए। मैं बाहर टहल ही रहा था कि तभी बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ खड़ा दिखाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर है या कोई इंसान है, लेकिन कोई ना कोई खड़ा जरूर था। खैर, जो कुछ भी था, मुझे इंसानियत के तौर पर उसे हटाना तो था ही। मैं थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं पटरियों पर ही चलते जा रहा था और चलते चलते मैं आवाज़ भी दे रहा था कि वहाँ से हट जाइए, ट्रेन आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर सुसाइड करने के लिए खड़ा हो। अब मैं उसके पास पहुँचने ही वाला था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा वो बहुत डरावना था। एक बार तो मुझे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने सामने देखा, एक औरत कटी फटी साड़ी पहन रखी थी और उसने अपने हाथ में एक कटी हुई टांग उठाई हुई थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में खून हो ही ना, और उसकी आंखें बल्ब की तरह दिख रही थी। उसकी हाइट आम इंसानों जैसी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, मतलब कि उतनी लंबी औरतें तो नहीं होती हैं। खैर, मैं उसको देखकर समझ चुका था कि वो कोई इंसान तो नहीं है, वो बस एक पुतले की तरह खड़ी थी। मैं तुरंत वहाँ से भागना शुरू किया
और भागते भागते मैंने पीछे एक बार मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पास ज़रूर आ जाएगी। और भागते भागते मैं अपनी चौकी पर आया और कमरे के अंदर चला गया। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं भाग कर भी कहीं नहीं जा सकता था। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन कब आएगी। मैं उस टाइम कितना ज़्यादा डर चुका था ये मैं ही जानता हूँ। मैं उस छोटे से कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन कब आएगी। फिर मैंने सोचा कि एक बार हिम्मत करके बाहर की तरफ देखता हूँ। उस दीवार में कोई भी खिड़की नहीं थी, बस 3-4 गड्ढे बने हुए थे जिनसे कि हवा अंदर बाहर जाती थी। मैं उन्हीं गड्ढों से बाहर झांकने लगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने पटरियों पर देखा था वो अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मैंने मुंह पर हाथ रखा और नीचे फिर से बैठ गया। उसी कोने में बैठकर मैं रोने लगा। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इससे लग रहा था कि मुझे अभी ही हार्ट अटैक आ जाएगा। बाहर से एक सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, जिससे कि मुझे पता चल रहा था कि वो चुड़ैल अभी भी बाहर ही खड़ी है। उस कमरे की एक दीवार में एक छोटा सा कैलेंडर था जो कि भगवान शिव का था। मैं भगवान शिव के कैलेंडर को देखते हुए उनसे प्रार्थना करने लगा कि भगवान शिव आज मुझे बचा लीजिए। और प्रार्थना करते करते मैं बेहोशी होने वाला था कि तभी मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। अब बाहर ट्रेन गुजर रही थी। मैंने फाटक बंद कर दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। अभी भी मैं उस कोने में बैठा था और ट्रेन भी निकल चुकी थी। और करीब 10 मिनट बाद मुझे एक कार की हॉर्न सुनाई दी। जैसे मैंने कार की हॉर्न सुनी, मेरी जान में जान आई। मैं तुरंत भागकर बाहर गया और मैंने गेट को खोल दिया। गेट को खोलने के बाद मैं वहीं बाहर खड़ा था। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। मैं बस उस चौकी के पीछे ही देखे जा रहा था कि कहीं वो अभी भी वहीं तो नहीं खड़ी है। लेकिन कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने दोस्त जो कि नाइट शिफ्ट करता था उसको फ़ोन किया तो वो सो रहा था। उसने नींद में ही कहा, क्या हुआ, इतनी रात में फ़ोन क्यों किया है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है। मैंने उससे कहा, भाई तू जल्दी से यहाँ आ जा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तू प्लीज़ जल्दी से आ जा। उसने कहा कि बात क्या है पहले बता तो। मैंने उसे कहा, तू यहाँ आ जा, मैं तुझे सब बताता हूँ, तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। वो मेरी हालत देखकर समझ चुका था कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम लोगों का क्वार्टर बहुत दूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी से ही 10 मिनट में आ गया। उसने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई यार। वो थोड़ा गुस्से में बोला। मैं थर थर काँप रहा था और मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आ चुका था। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, पूरी बात बता। तब वो मेरे साथ चौकी के पीछे गया और वहाँ पर भी गया जहाँ पर वो पटरियों के बीचों बीच खड़ी थी। उसको मैंने शुरू से आखिर तक सारी बातें बता दी। मेरी हालत देखकर उसे भी यकीन हो चुका था, लेकिन उसने मुझे समझाते हुए कहा कि हमारी बात पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। मतलब कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को पागल करार दे देगा और नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इस बात को भूल ही जाते हैं और इस बात को कहीं भी किसी से नहीं कहेंगे, आसपास बाहर भी किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे रेलवे की इमेज ख़राब हो सकती है। खैर, उसकी भी बात बिल्कुल सही थी और जो कुछ भी मेरे साथ वो घटना हुई मैंने किसी को कभी भी नहीं बताया। उस घटना के अगले दिन उसने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से बताया कि नाइट शिफ्ट करने वाले की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए हम साथ में ही मैनेज करेंगे। और हम दोनों को कुछ समय के लिए इजाज़त मिल गई कि हम साथ में ही नाइट और डे की ड्यूटी करेंगे। डे शिफ्ट करने वाला मेरा दोस्त वो चाहता तो मना भी कर सकता था, क्योंकि वो मेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। और उस घटना के बाद हम दोनों ने साथ में ही नाइट शिफ्ट की, लेकिन दोबारा कभी हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। ना ही मुझे कुछ दिखा और ना ही डे शिफ्ट करने वाले मेरे दोस्त को कुछ दिखा। मेरा नाम अखिल है, मैं हरियाणा के झज्जर ज़िले से हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे मामा के लड़के के साथ घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताऊँगा, जो कि एकदम सच है।
आज के टाइम पर लोग भले ही विश्वास ना करें, लेकिन ऐसी घटनाएं जिसके साथ होती है वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। बात 2017 की है। मेरे यहाँ मेरे मामा का लड़का आया हुआ था। मेरे भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मेरे मामा के लड़के के भी। तो वो एक दिन हमारे घर आया हुआ था क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ थी। मेरी और उसकी बहुत अच्छी बनती है, मतलब कि हम दोनों एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। जब भी वो आता था हमारे यहाँ तो हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे, चाहे वो खेत जाना हुआ या फिर मार्केट जाना हुआ। और यहाँ तक कि हम साथ में ही सोते थे क्योंकि हम दोनों बहुत सारी बातें करते थे। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। इस बार भी जब वो हमारे घर आया हुआ था तो हम दोनों ने साथ में दिन में बहुत सारा क्रिकेट खेला और इधर उधर की बहुत सारी बातें की। फिर शाम को हम दोनों साथ में मार्केट गए। साथ ही आप लोगों को बताता चलूँ, हमारा जो घर है वो काफ़ी बड़े एरिया में है। हमारे घर के बाहर बहुत सारी जगह फैली हुई है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमारे घर के बाहर एक बड़ा सा शेड था जिसमें हमारी कई सारी गाय भैंस पाली हुई थी, जिस वजह से मेरे पापा को कभी कभी उस शेड के बाहर सोना पड़ता था क्योंकि बहुत सारे छुट्टा सांड आ जाते थे और वो गाय भैंसों को परेशान करते थे। लेकिन इस बार मैंने अपने पापा से कहा कि मैं और राहुल आज शेड के बाहर सो जाएंगे। तो पापा ने कहा ठीक है, जैसा तुम दोनों समझो। तो उस रात मैंने 2 बिस्तर लगा दिए थे, एक चारपाई पर मैं और एक चारपाई पर राहुल को सोना था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे शेड के बाहर कई सारे पेड़ लगे हुए थे और उन्हीं पेड़ों के नीचे हमारी दोनों चारपाई पड़ी हुई थी। मैं और राहुल बहुत सारी बातें करने के बाद हमें कब नींद आई पता ही नहीं चला। रात को करीब 1 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई और मुझे वॉशरूम भी जाना था। अब वॉशरूम जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घर की तरफ जाऊं या फिर घर से बाहर रोड के साइड में खेतों की तरफ जाऊं। अगर मैं घर की तरफ जाता तो घर में और लोग भी डिस्टर्ब होते। मैंने सोचा कि क्यों ना घर के बाहर खेत की तरफ ही हो आऊं। मैंने राहुल की तरफ देखा तो वो सो रहा था। एक बार मेरे मन में आया कि मैं राहुल को भी साथ बुला लेता हूँ। मैंने सोचा उसको बेकार ही जगाना होगा, इसलिए मैंने अपने चप्पल पहने और बाहर चला गया। अब मैं अपने घर के एकदम बाहर आ चुका था। घर के बाहर एक कच्ची सड़क थी। मेरा घर जो था वो एकदम गांव के बाहर ही था और सड़क के उस पार खेत ही खेत थे। मैं वहीं पास में ही वॉशरूम करने लगा। बाहर एकदम खूब अंधेरा था। मैं अपना मोबाइल भी नहीं लेकर आया था। वॉशरूम करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो और तेज तेज सांसों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। ये सब महसूस करके मैं थोड़ा डरने लगा था। वॉशरूम करने के बाद मैं जैसे ही पीछे की तरफ पलटा, पीछे जो मैंने देखा वो सब देखकर मेरा शरीर जैसे जम ही गया था। मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और जो मैं देख पा रहा था, मेरे पीछे एक काले रंग की परछाई थी। वो मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, मतलब कि कोई इंसान इस तरह से मुस्कुरा नहीं सकता था। वो परछाई मुझे देखकर घूरे ही जा रही थी। तभी मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने कहा, अखिल कहाँ हो यार तुम। जैसे ही आवाज़ ये मेरे कानों में पड़ी, वो परछाई एकदम से वहाँ से गायब हो गई। मैं तुरंत दौड़कर राहुल के पास गया। फिर मैंने राहुल को पूरी बात बताई। राहुल ने कहा, तुम्हें मुझे जगा लेना चाहिए था। मैंने देखा कि तुम चारपाई पर नहीं हो, इसलिए मैं तुमको इधर उधर ढूंढने लगा। और तुमको वॉशरूम जाना था तो मुझे भी साथ में बुला लेते, मुझे जगा लेते। तुमको ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। उस घटना के बाद राहुल हमारे घर 1 हफ्ता तक रहा और मेरी 1 हफ्ते से ज़्यादा, मतलब 20-25 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही। कई दिनों तक तो मुझे बुखार ही नहीं उतरा। जब मैं दवा ले आता तो मैं ठीक तो हो जाता था, लेकिन जब दवा ख़त्म हो जाती थी तब मैं फिर से बीमार पड़ जाता था। मेरे घर वाले भी मुझे लेकर बहुत परेशान होने लगे थे कि अचानक से मुझे क्या हो गया, जबकि मैंने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को ही बताया था। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक मौलाना से मिलाया। वो मौलाना ने मुझे देख कर ही सब बता दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई राक्षस था जो कि वो अपने रास्ते से जा रहा था और तुम उसके रास्ते में आकर खड़े वॉशरूम कर रहे थे, इसलिए उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था।
वो राक्षस अब तुम्हारे घर के आसपास ही रहता है, इसलिए तुम्हारी तबीयत हमेशा बिगड़ी रहती है। फिर कुछ दिनों बाद वो मौलाना हमारे घर आए। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, फिर वैसा कुछ भी नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब भी मेरे मामा का लड़का मेरे घर आता है तो मुझे वो घटना याद आ जाती है। ये कहानी एकदम सच्ची है।